हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। तो आज जो है मैं अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी के अंदर उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ से हेल्प ज़रूर होगी। तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे और बेल आइकन को भी दबाए और वीडियो को देखने के साथ साथ आप शेयर भी ज़रूर किया करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का है वो है इफ़ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अ कंपनी एंड some employees are fired from the job due to the lack of computer knowledge, then what kind of unemployment would it be called? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका, इसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो उसके बीच का जो टाइम होता है एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने का वो इनएविटेबल है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ दो आप। फिर आपका आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी जगह इतने लोग एम्प्लॉयड होना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में लोग हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं, उसको हम डिसगाइज्ड कहते हैं। और जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये होता है मिसमैच। मिसमैच का क्या मतलब है कि आप देखिए आपको ज़रूरत कौन से हैं, वो लोग जो कंप्यूटर चलाना जानते हों, लेकिन आपके पास जो अभी एम्प्लॉय हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं लोग, उनके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। इसको हम कहते हैं मिसमैच, कि जो रिक्वायर्ड है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन या कैसी भी क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अच्छा ये इधर है। उसके बाद आपका है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहीं पे जॉब्स जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही ज़्यादा होंगी। वहीं लोग क्या करेंगे, एक जॉब से स्विच करेंगे दूसरी जॉब में बेटर वेज के लिए या दूसरी किसी रीज़न के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, अच्छा फिर आपका क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बोला क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जहाँ पे एम्प्लॉयड हो। जॉन कीन्स, अमर्त्य सेन, जॉन रॉबिन्सन या एल्फ्रेड मार्शल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द राइट फार्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता करना होगा तो उसके लिए करेक्ट फार्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100 है, या टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंटू 100 है, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। और ये अब देखिए जो नीचे वाले दो हैं इनको आपने सीधे ही क्रॉस कर देना है, क्योंकि अगर आपने एक बार भी फार्मूला पढ़ा होगा आपको पता होगा कि फार्मूला में क्या है, 100 है 1000 नहीं है, तो 1000 वाले दोनों पहले ही क्या हो जाएंगे, खुद से ही कट हो जाएंगे। अब आपने ऊपर वालों दो में से चूज करना है कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका अनएम्प्लॉयड, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। इस फॉर्मूले से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। अब लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स मतलब ये होता है कि वो लोग जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं, और वो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। एक वो लोग होते हैं जो जॉब नहीं ढूंढते हैं, ठीक है, जिन जो मतलब बैठे हैं, जॉब ही नहीं करनी, काम ही नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो मिल नहीं रही होती है, तो ये जो ढूंढ रहे होते हैं इन्हें भी हम लेबर फोर्स में जो है मानते हैं, इन्हें भी ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु आर काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एज ग्रुप कौन सा है जिसे हम वर्क फोर्स किसी कंट्री का कहते हैं? क्या ये 15 से 65 है, 15 से 59 है, 18 से 65 है, या फिर 21 से 62 है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। 15 से 59 के पॉपुलेशन जो होती है, इस एज ग्रुप के लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वर्क फोर्स पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का। अब इंडिया में इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इंडिया में इन्फ्लेशन हम किस तरह मेजर करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, और नेशनल इनकम डिफ्लेशन। तो इंडिया में जो हम हैं वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं।
राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मीन्स, अगर किसी चीज़ में क्या हो जाता है, उसका कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, क्या कह रहा है कि राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब अब समझिए कि ये हम कोई बुक खरीद रहे हैं, ये आज से पहले 100 रुपये की मिलती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये 150 रुपये की मिल रही है, तो कमोडिटी में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वो एज इट इज़। अब मान लीजिए कोई जीके हम खरीद रहे हैं, ठीक है, ये पहले 100 रुपीज़ की मिलती थी, अब 150 की मिल रही है, बुक एज इट इज़ सेम है, पैसा क्या हुआ, ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब पैसे की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ओनली, क्योंकि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो चीज़ तो वही मिल रही है, जैसे आपको मैंने बुक की एग्जांपल दी, या मान लीजिए कोई पेन था जो पहले 5 रुपये का था, 10 रुपये का हो गया, पेन तो वही मिल रहा है कि नहीं, सिर्फ चेंज क्या हुआ, प्राइस चेंज हुई, इसका मतलब जो करेंसी है उसकी वैल्यू, मतलब उस 5 रुपये की वैल्यू अब 10 के बराबर हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई, करेंसी कम हो गई ना, ठीक है। अब है पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन बट फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, कि जहाँ पे क्या हो रहा हो, चीज़ों की कीमत बढ़ रही हो, आउटपुट कम हो रहा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिप्रेशन या फिर स्टैगफ्लेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर सिर्फ आपको दो चीज़ें भी बताई होगी कि इन्फ्लेशन भी हो रही है और आउटपुट नहीं दिया हो, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तब भी हम इसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जीनी कोफिशिएंट मेजर्स इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊं, ये मतलब 2 डिजिट्स में, मैं इकोनॉमी का मास्टर नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 0 और 1 ये 2 चीज़ें हैं, इसमें ये मेजर करते हैं। 0 का क्या मतलब होता है कि एवरी हाउस होल्ड अर्निंग द सेम इनकम, लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, मतलब कि जितने भी हाउस होल्ड हैं सबके पास क्या है, इक्वल इनकम है, इसको हम 0 कहते हैं। और 1 क्या होता है कि एक सिंगल हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड है जो क्या करता है, अब ये मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इनकम है पूरी उस इकोनॉमी में, या ऐसा कह लीजिए कि एंटायर इनकम जो है वही एक हाउस होल्ड अर्न कर रहा है उस पूरी इकोनॉमी में, तो 0 और 1। अब आपको पता चल गया होगा किसकी बात होती है, ना हमने इन्फ्लेशन की बात की, ना अनएम्प्लॉयमेंट की, ना इकोनॉमिक ग्रोथ की, हमने बात की इनकम इनइक्वालिटी की। तो जीनी कोफिशिएंट आपको इतना डीप नहीं पूछेंगे, हद ही हद पूछें तो ये 0 और 1 का क्वेश्चन आ जाए, बाकी नहीं पूछेंगे। तो आपको याद रखना है कि जीनी कोफिशिएंट क्या करती है, इनकम इनइक्वालिटी को जो है वो मेजर करती है, 0 और 1 ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, NSSO, CSO, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका तो कोई जिक्र नहीं, RBI का कोई काम ही नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि RBI का काम क्या है, उसका काम पैसों के साथ है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है NSSO, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज, ये हमने बात की ऊपर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने ऊपर इसकी बात की, ये क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की ऐसा सिचुएशन होती है वहाँ पे जितने लोग आपको चाहिए उससे ज़्यादा लोग क्या होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, उसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।